जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केंद्रीय विद्यालय ईवीएस प्रैक्टिस सेट का अगला ये पार्ट जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियोस और अपनी प्रैक्टिस करिए अपने एग्जाम की। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न, वंश के आधार पर परिवारों की क्या विशेषताएं हैं। ऑन बेसिक ऑफ डिसेंट्स फैमिलीज आर कैरेक्टराइज एज। तो वंश किस आधार पर चलते हैं? मातृसत्ता, पितृसत्ता, मैट्रियार्की या पेट्रियार्की, दाम्पत्यिक या सगोत्र, कॉन्सेजन या कंजुगल, मातृवंशीय या पितृवंशीय, मैट्रिनियल या पेट्रिनियल। तो यही सही है कि मातृवंशीय और पितृवंशीय इन्हीं के आधार पर वंश चलते हैं। एक तरफ हमारी जो मदर होती हैं, एक तरफ फादर। अब मदर के जो पेरेंट्स होते हैं इनकी मदर फादर, तो ये हमारा कैसा, ये मातृवंशीय हमारा जो, ये मान लीजिए हम हैं आई, तो ये हमारा मातृवंश कहला गया। और इधर जो है पिता के भाई जो हैं ये सारा कैसा, पितृवंशी कहला गया। तो ये दो ही ब्रांच हमारी चलती हैं जो वंशों को बढ़ाती हैं, ऐसा माना जाता है। भारतीय परिवारों की ये विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि दाम्पत्य परिवार, कंजुगल फैमिली, इसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं, इज ऑल्सो नोन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फैमिली। और किस फैमिली के नाम से जाना जाता है? एक्सटेंड संयुक्त परिवार, कंसेजीनियस फैमिली, और मैट्रिलोकल फैमिली, या फिर न्यूक्लियर फैमिली। मूल को इसको एकल भी कह सकते हैं और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। जो कंजुगल फैमिली, दो दाम्पत्य पति पत्नी जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उसको हम एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। जिसमें एक से अधिक मैरिड कपल रहते हैं उसे हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है आपकी जॉइंट फैमिली की। आगे देखते हैं, हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको HCl जो है, HCl के बारे में कौन सा सही है? तो इसके ऑप्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में उत्पन्न होता है, स्टोमक में, ये तो बिल्कुल सही है। पार्श्विका कोशिका या फिर पेरिटियल सेल्स में उत्पादित होता है। आगे इसमें कि इसकी भोजन को तोड़ने में कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। तो ये एसिड जो होता है आपका भोजन को, आपको ब्रेक करता है, फूड को, भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। तो ये भी ठीक है। आपके 1, 2 एंड 4 तो जहां भी होंगे ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस अंग में भोजन अग्नाशय और यकृत द्वारा स्रावित रस के साथ मिलता है? ऑप्शन है, इन विच ऑर्गन फूड मिक्स विद जूस सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड लीवर। तो ये कहाँ पर मिलता है? इसके बाद जो भोजन आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है भोजन। इससे ये पता चलता है कि आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो टॉपिक है आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आई होप पढ़ लिया होगा आपने, इसलिए आपसे क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। तो इसकी थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ये माउथ कैविटी है, इसको हम आगे ले जाएं तो लीवर है, ये स्टोमक है, लीवर है। भोजन हमारा पहले स्टोमक में पहुंचता है और जैसा कि अभी उसमें था कि लीवर से और पैनक्रियाज से जो जूस आकर के मिलता है, जो पाचक रस मिलता है, ये आगे जाकर यहाँ पर एक छोटा जो क्या कहलाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि छोटी आंत के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, डोडेनम, जेजेनम एंड आपका एक और है इसमें जो नीचे मैंने मेंशन किया है, इलियम। डोडेनम, जेजेनम और इलियम। तो प्रारंभिक भाग जो कहलाता है डिओडेनम या फिर डोडेनम हिंदी में कहते हैं। तो स्टोमक के बाद हमारा भोजन जो है इसमें पहुंचता है डुओडेनम में। तो यहीं पे छोटी आंत में आकर के जो है ये भोजन आके मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखें तो ये हमारा स्टोमक है। इसके बाद ये जो हमारी छोटी आंत का जो आगे वाला हिस्सा है ये डोडेनम कहलाता है, बीच वाला हिस्सा जेजोनम और इलियम। ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। और ये जो हमारी बड़ी आंत है, इसके बाद जो भोजन हमारा बड़ी आंत में पहुंचता है, तो इसका जो अंतिम लास्ट पार्ट रेक्टम कहलाता है और मध्य वाला आपका कॉलन कहलाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा जो है पानी
कि वैश्विक गतिविधि के लिए एक प्रमुख कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर फॉर द ग्लोबल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट ग्लोबल में किसके थ्रू होता है? इवेपोरेशन के थ्रू होता है, क्योंकि इवेपोरेशन तो हमेशा ही चलता रहता है। फॉरेस्टेशन के द्वारा होता है, या फिर स्नो मेल्ट के द्वारा होता है, या फिर इवेपो ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है। तो इसका जो सही है स्नो मेल्ट के द्वारा। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े जो बर्फ के, आपको देखेंगे आप साउथ अर्थ के साउथ में पूरा अंटार्कटिका पूरा महाद्वीप ही है, कॉन्टिनेंट ही बर्फ से बना है। तो जो जगह जगह बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है वाटर की पूरे ग्लोबल में। आगे देखें, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कोशिकाओं की एक परत मौजूद होती है जो दांत को, हमारे दांत को और दंतवल को, दांत के दंतवल को एक स्रावित करती है। इस परत का नाम क्या है? इन ह्यूमन बॉडी अ लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट विच सेक्रेट एनेमल ऑफ टूथ। एनेमल पता है हमारे टूथ में पाया जाता है। द नेम ऑफ दिस लेयर, कौन सी लेयर है जो एनेमल सेक्रेट करती है हमारे दांतों के लिए? तो ये कहलाती है, इस लेयर का नाम है, याद रखिएगा, अमीनोब्लास्ट। तो अमीलोब्लास्ट जो है इस लेयर का नाम है जो एनेमल प्रोवाइड कराती है टूथ के लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत मांसल भित्ति वाला थैलीनुमा अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है? तो आप समझ गए होंगे, थैलीनुमा से समझ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल दैट हेल्प टू डाइजेशन प्रोसेस। ये हमारा स्टोमक ही है, जो मुंह के बाद हमारा सबसे पहले जो हमारा भोजन जाता है, फूड जाता है, वो स्टोमक में जाता है। और डाइजेशन प्रोसेस जो है आपको पता है हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है, हमारे लार के द्वारा, है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत में जो ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं है? तो आपको पता है वहाँ मानसून नहीं आता, हमारा जो लेह लद्दाख है वहाँ क्यों नहीं आता है ऐसा? तो रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है, हवा बहुत पतली हो जाती है, तो हवा पतली ये रीज़न नहीं है। बहुत ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर होने से कोई मानसून का नहीं होता है, क्योंकि मानसून भी तो ऊंचाई पर आता है, वहाँ बारिश होनी चाहिए। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, तो ये नहीं है। गर्मियाँ बहुत गर्म ऐसा बिल्कुल नहीं है ठंडे रेगिस्तानों में। ये सिचुएशन होती है हमारे गर्म रेगिस्तानों में, जैसे राजस्थान हो गया आपका, इधर थार हो गया, थार मरुस्थल हो गया, सहारा हो गया। तो जहाँ पर गर्मियाँ में गर्मी अधिक होती है एंड कोल्ड विंटर्स में आपकी कोल्ड बहुत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जो हमारे कोल्ड डेजर्ट हैं, ठंडे रेगिस्तान हैं, वो कैसे रहते हैं? हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में रहते हैं, शेडो ऑफ हिमालय। जैसे ये हिमालय है, आपका पता है ये हिमालय है, और यहाँ पर यदि लद्दाख वाले क्षेत्र हैं तो ये क्या है, यहाँ मानसून जो है रुक जाता है, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ आकर के मान लीजिए रुक गया तो इधर वर्षा नहीं हो पाती है। सेम आपकी स्थिति जो है केरल में भी देखने को मिलती है। यदि आप वृष्टि छाया क्षेत्र, शेडो इफेक्ट ऑफ मानसून आप देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस में कांटों से अपना घोंसला बना लेता है? तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक्स देयर नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ कैक्टस? तो ये जो है हमारा डव पक्षी है, फागता है जिसको कहते हैं। ये कैक्टस या फिर आपके नागफनी पौधे पर भी अपना वो घोंसला बना लेता है, घर बना लेता है। इसको आप मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ये एक हमारा डव, ये डव है, और ये कहाँ इसने, ये हमारा ये जो दिख रहा है ये कोई वॉल नहीं है, ये कैक्टस के अंदर का सीन है, ये पिक्चर है। तो ये डव पक्षी है ना। तो आप देख रहे होंगे किसमें इसने बना लिया घोंसला, इसने नागफनी पर। इसी के साथ अगला पट देख ही लेते हैं। ये हमारा जो है पूरे ऑल इंडिया में पाया जाने वाला इंडियन रॉबिन कहलाता है, इंडियन रॉबिन पक्षी कहलाता है। और ज़्यादातर इसके घोंसले पेड़ों पर रहते हैं, ज़्यादातर ऊंचाई में रहते हैं, टॉप पर रहते हैं, तो इंडियन रॉबिन है। तो अगला प्रश्न हमारा यही होने वाला है कि उस पक्षी की पहचान करें जो घास के साथ पेड़ के शीश पर अपना घोंसला बनाता है, पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है। तो आइडेंटिफाई द बर्ड हु मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री विद ग्रास एंड लेस इट्स एग बिटवीन स्टोन्स। तो ये हमारा कौन सा पक्षी है? जस्ट अभी हमने देखा है, ये हमारा इंडियन रॉबिन कहलाता है। जरूर आपने ऐसा देखा होगा। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार संरक्षण के बढ़ते क्रम में वनों का सही क्रम चुनें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में।
चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इसका जो सही आंसर है बता देता हूँ। पहले ग्राम वन कहलाते हैं, इनको अनप्रोटेक्टेड भी कहते हैं, फिर प्रोटेक्टेड, फिर रिजर्व वन आते हैं हमारे इंडिया में, कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा छूट रहती है। आप जो विलेज फॉरेस्ट या अनप्रोटेक्टेड रहते हैं, आप अपनी गाय भैंसे चरा सकते हैं, उसकी लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का रहता है कि इसमें थोड़े प्रतिबंध रहते हैं, रिजर्व में बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा रहती है। इसको मैं एक अलग से मैंने इसका एक टेबल तैयार की है, जिसको मैं अभी आपके सामने शो कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, प्रशासनिक आधार पर, वैसे तो वनों की परिभाषा नहीं दी है, लेकिन फिर भी एक बांटने की कोशिश करी गई है। तो प्रशासनिक आधार पर 3 तरह के वन होते हैं। एक रिजर्व होता है, प्रोटेक्टेड, एक होते हैं अनप्रोटेक्टेड। इसी को विलेज फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है कौन सा, ग्राम वन। आप देख सकते हैं तो ग्राम वन जो रहते हैं वो अवर्गीकृत रहते हैं, डिस्क्राइब्ड नहीं रहते हैं। जो प्रोटेक्टेड रहते हैं वो सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, केयर की जाती है, और ये इसमें एक्टिव केयर की जाती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है सरकार का। यदि गांव के वन की बात करें तो काटने और अपने गाय भैंसों मवेशियों को चराने पर कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति के वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। इसमें एक लिमिटेड आपकी परमिशन लेनी पड़ती है, एक लिमिटेड परमिशन है। आप ऐसे नहीं कहीं ग्रुप में ले जा सकते हैं, पेड़ काटने लगे हैं ना, ये नहीं कर सकते हैं हम। और यहाँ पर पशु व्यवसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है, यहाँ पब्लिकली कोई भी नहीं जा सकता, ये रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। आगे देखते हैं ये क्या है, TFA कुल वन क्षेत्र का जो है 18% जो है ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, अनप्रोटेक्टेड के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं उसका 29% हिस्सा कैसा है, प्रोटेक्टेड है। और रिजर्व में कितने आते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व में कुल वन क्षेत्र का, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 53% हिस्सा जो है आता है। 53% रिजर्व है, 29% प्रोटेक्टेड है, 18% अनप्रोटेक्टेड है। चूंकि मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है, वरना मैं जल्दी वीडियो को ख़त्म कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि ये MCQ वीडियो है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये लाया हूँ। एक भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्गीकरण किया गया है कि स्टेट फॉरेस्ट कौन से होंगे, कमर्शियल कौन से होंगे, और प्राइवेट फॉरेस्ट किसे किसे कहेंगे। तो देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन क्षेत्र शामिल जो सरकार, राज्य, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में है, जो पूरे गवर्नमेंट के हैं, लगभग सभी तरह के वन इसमें आ जाते हैं। स्थानीय निकाय जैसे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड के स्वामित्व प्रशासन वाले वन क्षेत्र, जो लोकल आपके थोड़े बहुत ये छोटे वन रहते हैं, ये कमर्शियल फॉरेस्ट इन्हें नाम दिया गया है। जो नगर निगम आपके आसपास ग्राम पंचायत वाले वन होंगे वो कमर्शियल फॉरेस्ट है। आगे निजी स्वामित्व के तहत शामिल वन क्षेत्र ये है, मतलब कि प्राइवेट आपने एक बहुत एरिया पे वन लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं, जिसे वन कहते हैं। वैसे मैं बताऊं, वन की कोई स्पेशल कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन बड़े एरिया में जब आप बहुत सारे पेड़ लगाते हैं उसे वन नाम दे दिया जाता है, तो ये प्राइवेट हो गए। 94% जो हैं आपके स्टेट फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, पूरा हिस्सा है। 5% कमर्शियल हैं और 1% हिस्सा जो है थोड़ी बहुत है वो प्राइवेट फॉरेस्ट में आता है। बात करें तो एक व्यावसायिकता, आप बिजनेस के अकॉर्डिंग देखिए आप, तो मर्चेंटेबल है, एक नॉन मर्चेंटेबल है। तो वन जो सरलता से उपलब्ध है और उच्च, वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जहाँ पे बहुत आसानी से नहीं मिलता है हमें वन, तो 82% जो है हमारे मर्चेंटेबल हैं, 18% जो है आपके नॉन मर्चेंटेबल है। अब बात करें हमारे बनावट के आधार पर, उनकी डिज़ाइन कैसी है, फॉर्मेशन कैसा है वनों की, पेड़ों की, तो ये समशीतोष्ण वन है जहाँ ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जहाँ मानसूनी इलाका है, तो यहाँ पर जो मानसूनी इलाका होगा वहाँ पर पौधों की पत्तियाँ गिर जाएंगी गर्मियों में। जो हमारा अपना नॉर्थ इंडिया है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण इलाके जहाँ पानी बहुत बरसता रहता है। आप तो शंकुधारी वन, यहाँ पर ठंडक बहुत रहती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, वो आपके शंकुधारी वन कहलाते हैं। मध्य हिमालय के, पूर्व मध्य हिमालय के ऊपरी हिस्सों में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड साइड एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में ये वन पाए जाते हैं। कैसे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन।
और ब्रॉड लीफ वन देश के पठार, मैदान, पर्वतीय भागों में, जो भी हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश का है, इसके कुछ हिस्सों में, राजस्थान में, ये जो है आपके चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 6.5% जो है हमारा शंकुधारी हैं, कॉनिफेरस हैं, और 94% जो हमारे हैं तो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हमारे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही काम की चीज़ थी, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ठोस और द्रव के अलगाव से संबंधित नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है आपका। अब मैं बता दूं ठोस द्रव अलगाव क्या होता है। जब सॉलिड और लिक्विड दो चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं, उनको हमें अलग अलग करना है, तो सॉलिड लिक्विड अलगाव, या फिर इसको सेपरेशन कहेंगे आप, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। आप कैसे करेंगे? आप निस्तारण का मतलब छानना है। जैसे आप चाय छानते हैं बाद में, तो आप छन्नी यूज करते हैं, उसी को कहते हैं निस्तारण। तो वो जो है उसमें सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड नीचे चला जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? घुमाना होता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन में घूमती है चीज़ें, उससे अशुद्धियां जो हैं वो डर्ट निकल जाती है, लिक्विड अलग हो जाता है। सेडिमेंटेशन क्या है? आपने कभी शायद देखा हो, तो कभी आप चौक जो है, एक प्रैक्टिकल देखिए, चौक को पानी मिलाएं तो घुल जाता है, लेकिन थोड़ी देर रख दें तो वो क्या हो जाएगा? नीचे सेडिमेंट्स उसके बन जाएंगे, अवसादन हो जाएगा। तो ये जो तीनों विधियां हैं, ठोस को द्रव से अलग करने की विधियां हैं। इसमें एक वाष्पीकरण भी आता है। जो आप पूरी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, आप समुद्रों में देखिए, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है वाटर का, लेकिन जो उसका सॉल्ट है, खनिज पदार्थ है, वो वहीं रह जाते हैं। तो सॉलिड लिक्विड इससे भी अलग हो गया। लेकिन जो मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये जो होता है, ये मैग्नेटिक कहाँ काम आएगी? जहाँ पे लोहा होगा, लोहे को मैग्नेट आकर्षित करता है ना, तो लोहे की जहाँ पे एलिमेंट्स होंगे जिस चीज़ में, उनको अलग हमें करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर? मैग्नेटिक सेपरेशन होगा। बिल्कुल याद रखना है कॉन्सेप्ट को, गलती नहीं करनी है हमें एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अत्यधिक कठिन इलाकों तक पहुंचने के लिए परिवहन का कौन सा तरीका है? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये। तो जहाँ बहुत कठिन इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ वायु परिवहन, आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें नॉर्थ इंडिया से अंडमान निकोबार जाना है, तो वहाँ के लिए आपको कोलकाता से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, है ना, डायरेक्ट ट्रेन से नहीं जा सकते आप, है ना। तो ये वायु परिवहन जो है, जो अत्यधिक हाईली डिफिकल्ट टेरेन एरिया में आते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। अब ये प्रश्न तो हर बार ही पूछा जाता है, शायद ही कभी ना आया हो, लेकिन वायुमंडल में किस परत में ओजोन, मैं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर नहीं बात कर रहा हूँ, जो लेकिन एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, बहुत सारी मंडल हैं, उनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। इसको देखते हैं हम पिक्चर के द्वारा। तो हमारा है ये आपका देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो शायद आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा जो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, वायुमंडल की हमारी परतें हैं। तो पहले इसको जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है, ये आपका 0 से आपका कहाँ तक होगा? 12 किलोमीटर तक होगा जनरली, लेकिन ये फिक्स नहीं है। आप ये माने कि 12 ही किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थ जो है अलग अलग, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतमाला हैं, तो वहाँ पर इसकी लंबाई जो है कम हो जाएगी, है ना। तो फिक्स नहीं, लेकिन एक एवरेज माना गया है साहब कि क्षोभ मंडल जो होगा 0 से 12 किलोमीटर तक होगा। जो हमारी सभी मौसमी घटनाएं हैं वो सभी यहीं होती हैं, बादल का बनना, हमारे हॉट एयर बलून, जितनी भी एक्टिविटी हैं। आगे देखें, दूसरा जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, जो कि हमारा समताप मंडल कहलाता है। ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। देखिए क्वेश्चन था ओजोन वाला, तो ओजोन जो लेयर है यहीं पर आपकी 25 से 45 किलोमीटर कई जगह मिलता है, कुछ जगह आपको 30 से 50 भी मिल सकता है। तो इतना डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि जो पोलर जहाँ ध्रुव होंगे, जहाँ पोल एरिया है, वहाँ तो ऊंचाई बहुत अधिक होती है, वहाँ इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, किसकी? ओजोन परत की। तो इसके बाद मध्य मंडल आता है। समताप मंडल में जेट वगैरह यहीं उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घटनाएं मौसमी नहीं होती हैं, वेदर कोई बादल नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पर एक गति से हमारा जो प्लेन है, आपके जेट हैं, वो उड़ सकते हैं। मीसोस्फीयर मध्य मंडल है। मीसोस्फीयर तक आ जाते हैं कौन से? उल्कापिंड हमारे, ये 50 से 80 किलोमीटर तक की रहती है। इसके बात करें हमारे जो थर्मोस्फीयर है, हमारा आयन मंडल है, ये 80 किलोमीटर तक है। ऑरोरा जैसी घटनाएं जो कि हम देखते हैं, ये यहाँ मिलती हैं।
हमारा स्पेस स्टेशन जो है, इसके बाद जो बाह्य मंडल है, तो बाह्य मंडल हमारा 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ये स्पेस स्टेशन स्थित है, ये हमारा बाह्य मंडल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग किस पेस्ट को मिलाकर विशेष रंगों से बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग इज मेड विद स्पेशल कलर्स बाय मिक्सिंग ऑफ विच पेस्ट। तो यहाँ पर चंदन की लकड़ी सैंडवुड को यूज़ किया जाता है, कोकोनट सेल पाउडर यूज़ किया जाता है, राइस यूज़ किया जाता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो चावल के द्वारा, नेचुरल ऑर्गन्स के द्वारा यूज़ करते हैं मधुबनी पेंटिंग। कहाँ है? बिहार में एक मधुबनी एक इलाका है, ज़िला है, जहाँ की पेंटिंग बहुत फेमस है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। यदि कभी जीआई टैग से क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर लगाएंगे जीआई टैग वाले को। और मधुबनी पेंटिंग में नेचुरल लीव्स जो है, पेड़ों का छाल जो है, कलर, यही सब यूज़ करके मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा राइस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वाष्पीकरण और अपवाह को कम करने के लिए किस प्रकार की सिंचाई का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ इरीगेशन इज यूज टू मिनिमाइज एवेपोरेशन एंड रन ऑफ। तो जहाँ पर वाष्पीकरण बहुत कम हो, ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पानी का वाटर लेवल बहुत कम होता है, वाटर की क्या है डेफिशिएंसी रहती है, वाटर लेवल बहुत डाउन रहता है एंड पानी कम बरसता है। तो इसको कम करने के लिए हम ड्रिप, कौन सी सिंचाई यूज करते हैं? ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। इसको मैं पिक्चर के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खेत है, तो यहाँ पर एक पाइप जो एक लगा दिया गया है, इसके बीच बीच में नोजल्स लगा दिए गए हैं जो घूमते हैं और पूरे खेत में जो है एक छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में जो है पानी गिरता है पेड़ों में। और ये एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, पेड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है और वहाँ की मिट्टी के लिए, साथ ही साथ में इसकी वाटर की भी हमारी बचत होती है। तो ये तरीका जो है ड्रिप जो इरिगेशन है, ये बहुत ही उपयोगी है। और ये क्यों यूज़ होता है? इवेपोरेशन रन ऑफ को कम करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में जल के महत्व की पहचान कीजिए। वाटर इन और बॉडी, रोल ऑफ वाटर इन और बॉडी हमें बताना है। तो भोजन जो है पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता ही है, रक्त में पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता करता है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड ये हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स टू वेरियस बॉडी पार्ट ये भी करता है, ये पसीने का स्राव जो है, सेक्रेशन ऑफ स्वेट का तापमान नियंत्रित करता है ये, तो वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। तो ये जो चारों हमारे ऑप्शन है ये हमारे सही हो जाते हैं। यह वाटर का जो है हमारा बहुत यूज़ है हमारी बॉडी में। ये हमने इस क्वेश्चन के द्वारा सीखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है किस शहर में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हैदराबाद में स्थित है। जो इंटरनेशनल राजीव गांधी एयरपोर्ट जो सिचुएटेड इन हैदराबाद, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आता रहता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे, ये क्वेश्चंस आप लोग थोड़े से तैयार कर लीजिएगा करंट अफेयर से जो कि पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ईवीएस में जनरली पूछा ही जाता है। मैंने बताया भी आपको क्योंकि ये आपका इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें ऑल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि केरल से, नॉर्थ ईस्ट असम से, राजस्थान, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं, कश्मीर क्वेश्चन ना आए हों। ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है क्योंकि यदि आप नॉर्थ इंडिया से पेपर दे रहे हैं तो एक कश्मीर का बच्चा भी पेपर दे रहा है यहाँ पर। यदि ऐसा कभी भी बायस नहीं होते हैं ये लोग, क्वेश्चन उनके एरिया से भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें, अब यहाँ खाने की चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो एक टेपियोका भोजन का नाम है, एक नारियल है। तो अपने घर में आंगन में ही उगाते हैं कहाँ के लोग, और बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। आपको बताना है किस एरिया की ये बात की गई है। आंध्र प्रदेश है, असम है, गोवा है या केरल है। तो ये हमारे केरल की बात की गई है। केरल में ही बहुत सारे नारियल और टेपियोका खाने में प्रयोग लाते हैं। आइए इसको एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं एक सिंपल सा दिखने वाला भोजन है, इसको हम टेपियोका कहते हैं। टेपियोका कुछ कुछ आपके आलू से, पोटैटो से या स्वीट पोटैटो जो आपका शकरकंद रहता है उससे मिलता जुलता है, जिसमें स्टार्च ज़्यादातर रहता है। और इसके साथ साथ जो इसका यूज़ करते हैं ये है आपकी नारियल की चटनी।
तो ये जो भोजन है बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड में भी मिलता है, घरों में बनाया जाता है। तो ये कहाँ का लोकल फूड है? ये केरल का लोकल फूड है, जहाँ पर नारियल और टेपियोका खाने में यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो वातावरण में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, गैसें जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होती हैं और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ये पहला हमारा था। तो हार्मफुल जो रहती हैं चीज़ें हमारी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये आपको पता है, ये सही है। वायु प्रदूषक के कुछ उदाहरण जो हैं, पॉल्यूटेंट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है बहुत जहरीली गैस रहती है। जनरली बंद कमरे पर सर्दियों में कभी अंगीठी आप जला दें तो वहाँ पर ये गैस उत्पन्न होती है। कार्बन का पूरा तरीके से यदि वो जलता नहीं है, अपूर्ण दहन होता है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलर मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी जहरीली गैसें हैं। तो ये पोल्यूटेंट्स के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है कौन से इसमें से सही है। तो हमारे जो ऑप्शन है इसमें से बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। आपके 1 और 2 दोनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि लगातार आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक करिए। आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम की और केवीएस से जो रिलेटेड एग्ज़ाम है जिसमें जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ वो काम में है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, लगातार हम वीडियोस लाएं आपके लिए। और हमारे ये जो पढ़ाने की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ ले करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। हम लगातार हर एक सब्जेक्ट की हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ला रहे हैं। ये हमारी ईवीएस है, इसके साथ हमारी पैरेलली हिंदी की भी, पेडागॉजी की भी हमारी क्लास चल रही हैं। साथ में ही मुझे टाइम कम था, इसलिए मैं कंप्यूटर की भी एक दूसरे सर, हमारे नीतीश सर, क्लास करवा रहे हैं। तो प्लीज़ सारी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत ही कम टाइम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बेस्ट विशेष हमारी आपके साथ हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।